नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का एक बार फिर से। यूपी ट्रिपल एससी के हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 30 प्रश्न यहाँ पर करेंगे। इतिहास है, भूगोल है और राष्ट्रीय आंदोलन से, अर्थव्यवस्था से, संविधान से, जीएस के जो भी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हम 5-5 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं कि आप कितना आपकी तैयारी है और कितने प्रश्नों को आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उसका आंसर मैं बताऊंगा, आप तैयार कर सकते हैं प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं, इतिहास से सबसे पहले शुरू करेंगे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा या एस आर राव? तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। कब किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। किसका? मोहनजोदड़ो का। दयाराम साहनी का भी याद रखना, किसके? हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। और राखलदास बनर्जी ने क्या किया था? उन्होंने किया था मोहनजोदड़ो का खोज। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देख लेते हैं, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण शब्द, ये वर्ण मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह का वर्ण शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किसको अपना शिष्य बनाया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो किसको अपना पहला शिष्य बनाया? यशोदा, प्रियदर्शना, जमाली या नागार्जुन? तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले बनाया था जमाली। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे। इनको अपना पहला शिष्य बनाया था जमाली को, तो याद रखना आप। यशोदा इनकी पत्नी थी, प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, जमाली क्या थे? इनके दामाद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो कौन से शिलालेख में? अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख थे, तो उसमें से कौन से शिलालेख में उन्होंने क्या किया है? कलिंग युद्ध की चर्चा की है। 13वें, 12वें, 11वें या चौथे? कौन सा शिलालेख यहाँ पर हो जाएगा? तो अशोक ने दोस्तों 13वें शिलालेख में क्या किया है? इन्होंने कलिंग युद्ध की वहाँ पे वर्णन किया हुआ है, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद आप लोगों को पता है कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म, या किस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में है। अगला देखते हैं, 5वां, खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो खजुराहो मंदिर जो है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर महमूद लोदी, अकबर और राणा प्रताप? तो आप बता दीजिए। तो इसमें दोस्तों जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और महमूद लोदी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, बाबर और महमूद लोदी। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इतिहास के प्रश्न हो चुके। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखेंगे। तो आंदोलन से शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज पंचम, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट या लॉर्ड डफरिन? तो जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले क्या थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और किस अधिवेशन में थे? तो इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन सब प्रश्नों को आप दोस्तों एकदम बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हम वही प्रश्न आपको यहाँ पर कराएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास या सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? CR दास, चित्तरंजन दास। तो CR दास जो थे वो स्वराज पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू क्या थे? स्वराज पार्टी के महासचिव थे। ये स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता आपको बता दूं कब हुआ? 1931, 1930, 1929, 1932 में। तो दोस्तों गांधी जी की कुछ मांगे थी जिसको इरविन नहीं मान रहा था। तो पहला गोल में सम्मेलन जब हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा गांधी जी को ज़रूर लाओ। तो इरविन ने क्या किया? गांधी जी से समझौता किया और दूसरे गोल में सम्मेलन में उनको जाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, CR दास, पट्टाभी सीतारमैया या राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। एक बार बने लेकिन दूसरी बार उन्होंने छोड़ दिया। पहली बार हरिपुरा में और दूसरी बार त्रिपुरी मध्य प्रदेश में उनको चुना गया। किसके खिलाफ? पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया। और लेकिन उन्होंने पद को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के कहने पर छोड़ दिया था पट्टाभी सीतारमैया के लिए, लेकिन सीतारमैया ने भी पद को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उस वर्ष अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने हराया किसको था? पट्टाभी सीतारमैया। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें क्या है, ये आपका जियोग्राफी का पार्ट है। यमुना, सोन, महानदी, कोसी। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो यमुना भी है, सोन भी है और कोसी नदी। ये तीनों क्या हैं? गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन महानदी जो है ये क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो है महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो है वो है महाराष्ट्र में। इसे क्रेटर झील कहते हैं। उल्का पिंड से टकराकर ये झील बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मैक-मोहन रेखा किन देशों को अलग करती है? मैक-मोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत और नेपाल। तो मैक-मोहन रेखा वो किसको करती है? भारत और चीन को। और भारत और अफगानिस्तान यानी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है कौन सी रेखा? वो है डूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान को कौन सी करती है? वो है रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? मैक-मोहन रेखा किसको करती है? भारत और चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल, भितरकनिका या बन्नेरघट्टा? कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल, भितरकनिका या बन्नेरघट्टा ये तीनों मध्य प्रदेश में नहीं है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दोस्तों अगर हम देखें सिमलीपाल और भितरकनिका ये कहाँ है? उड़ीसा में। और बन्नेरघट्टा कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा। अगर नेशनल पार्क आपको देखना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत वीडियो मैंने आपको एक दिया हुआ है, वहाँ पे देख के आप नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, केटू गार्डविन, कंचनजंगा या नंगा पर्वत? कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू गार्डविन। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आ जाता कंचनजंगा। लेकिन भारत की यानी इस समय जो केटू गार्डविन है वो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो केटू गार्डविन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं संविधान से।
संविधान के से प्रश्नों को देखेंगे। मैं 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाओगे और क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, यानी संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर देखें, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, कौन थे जल्दी से बता दीजिए आप लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.R. अम्बेडकर, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर B.N. राव, कौन थे? तो ये थे दोस्तों V.N. राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। V.N. राव कौन थे? ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। प्रोफेसर KT शाह ये गुजरात से थे और B.R. अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद और KT शाह इन दोनों में पहले भारत के राष्ट्रपति बनने की होड़ लगी हुई थी। अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे V.N. राव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कहाँ से प्राप्त है? अनुच्छेद 61, 72 या फिर 65 या फिर 78? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार या अभी तक नहीं किया गया है या फिर संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता? तो प्रस्तावना में दोस्तों 1 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 1 बार। इंदिरा गांधी की सरकार थी और 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया है। तो कितनी बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में? 1 बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लोग देखें, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाता है? तो अस्पृश्यता के अंत की बात जो है वो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत अब आज से बंद किया जाता है। मतलब एक तरह से संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, एक मौलिक अधिकार दे दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें साइंस से, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का कितना गुना होता है या कितना होता है? यानी चंद्रमा पे जो G का मान है वो पृथ्वी पर G के मान का कितना होता है? तो वो होता है 1/6 भाग। यानी अगर पृथ्वी पर आप अपने आप को 60 किलो महसूस कर रहे हैं तो चंद्रमा पे जाने के बाद आप अपने आप को कितना महसूस करेंगे? 10 किलो। यानी 1/6 का अंतर होता है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, J. चैडविक या सर आइजैक न्यूटन? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी J. चैडविक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। J. चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूर्य में जो ऊर्जा है उसका निरंतर सृजन किस कारण होता है? नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, दहन या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य में ऊर्जा निरंतर सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो होता है नाभ की संलयन की प्रक्रिया से। नाभ की संलयन, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाभ की संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? यही प्रक्रिया होती है नाभ की संलयन की। और अगर बात करें एटम बम की यानी परमाणु बम की, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? वो होती है नाभ की विखंडन। और हाइड्रोजन बम में नाभ की संलयन जो सूर्य में होती है। अगला प्रश्न देखें, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, रक्त, हड्डी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी? तो किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का
नहीं जमता। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न थे, मैंने 30 प्रश्नों को आपको कराया है। इसका PDF अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं जब तक UP SSSC का एग्ज़ाम होगा तब तक मैं रोज़ प्रतिदिन एक प्रैक्टिस इस तरह से कराता रहूँगा 30 प्रश्नों का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो का लिंक मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।